आमंत्रित किया था और ये 6 वक्ता महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में हम अब से पहले सोमवार से शुक्रवार तक 5 स्त्री जो कामयाब रही हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उनके वक्तों को सुना। आज इस सीरीज का आखिरी लेक्चर है जिसमें हमने आमंत्रित किया है रवप्रीत कौर को। स्वागत है आपका रवप्रीत कौर जी। Thank you, ma'am. Thank you so much. I'm really thankful for this opportunity. बहुत अच्छा, मैंने पूरा आपका ये प्रोग्राम फॉलो किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सभी फीमेल्स को, बिकॉज ये एक सही टाइम है, लोगों को आगे आना चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके बच्चों के साथ काफी कुछ मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला है और आई एम श्योर बच्चों को भी काफी कुछ मिला होगा। थैंक यू। हाँ जी। तो रवप्रीत जी शुरू करते हैं। हाँ तो जी। जैसे आपका बायोडाटा मैं देख रही थी, तो आपने जो है ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया। हाँ जी। फिर आपने एक इंश्योरेंस में जो है डिप्लोमा किया जी। और उसके बाद आप पेंटिंग की तरफ आ गई। तो हाँ एक तरफ तो डिजिट हुए हैं, हाँ जी। जो है हमें जो है लाभ हानि देखना है, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो देखने हैं, और दूसरी तरफ आपकी बिल्कुल ही एक अलग साइड उभर कर आ गई कि आप पेंटिंग की तरफ चली गई, जहाँ पे रंगों की दुनिया है और जैसे आपने टाइटल दिया है कि द जर्नी ऑफ अ फ्री सोल, तो एकदम डिफरेंट सा हो जाता है। तो इस बारे में प्लीज आप हमें बताइए, और ये अब समय आपका है, मंच आपका है, प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरी ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि जैसे कि हर बच्चे सोचते हैं कि हमें स्कूल करना है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है, फिर उसके बाद जॉब करनी है। सिमिलरली मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था कि हाँ पहले स्कूलिंग होगी, फिर उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन करनी है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने एकदम से अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने जापानीज लैंग्वेज करी है, तो क्योंकि मेरा काफी ज्यादा लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लैंग्वेज करी जाए। और जब मैंने बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस को मतलब मैंने चूज करने से पहले काफी सारी लैंग्वेजेस के बारे में समझने की कोशिश करी कि कौन सी लैंग्वेज है। काफी सारी आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो फ्रेंच और जर्मन काफी ज्यादा कॉमन लैंग्वेजेस हो चुकी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे को ये लगा कि मे बी अभी इन लैंग्वेजेस की तरफ ना जाके जापानीज लैंग्वेज करनी चाहिए। और उनका जो कल्चर है वो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। जब मैंने जापान की हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और फिर मैंने इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि मुझे जापानीज लैंग्वेज करनी चाहिए। और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन के साथ साथ जापानीज लैंग्वेज होती रही, साथ ही में मुझे जॉब ऑफर आ गया एक कंपनी से जापान डेस्क। तो मैंने उनको ज्वाइन किया और वहां पे मेरे को काफी ज्यादा लर्निंग रही मेरे लिए, क्योंकि जब तक सीखना एक चीज को एक तरफ होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में डालना, उससे एक तो काफी ज्यादा चीजें हैं जो अलग लगने लग जाती हैं, काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। तो सिमिलरली मैंने भी ऐसे किया। मैंने जापानीज कंपनी ज्वाइन करी, वहां पे उनका जापान डेस्क था, तो मेरे काफी ज्यादा लोग थे जिनसे मैं जापान में जापानीज लोगों से मिलती थी मैं, और मीटिंग्स वगैरह हमारी होती थी, हम लोग इवेंट्स करते थे, तो काफी अच्छा लगता था उनसे इंटरेक्ट करके, क्योंकि उनके कल्चर को जानने को और ज्यादा मिला हमें, तो बहुत ही मजा आया। और ये सब करते करते ही क्या हुआ बीच में कि मेरे को एक ऐसा टाइम आ गया था, 2 साल गुजर गए इसी में, और एक ऐसा टाइम आ गया कि बहुत ज्यादा लाइफ ऑक्यूपाइड लगने लग गई। मतलब क्योंकि शेड्यूल बहुत ज्यादा पूरे दिन पैक्ड अप रहता था, सुबह जाना और फिर रात को आना। आई पुट अप इन फरीदाबाद एंड मेरी जो जॉब थी वो दिल्ली में थी, तो मुझे रोज ट्रैवल करना पड़ता था। तो मतलब उसमें मेरे को काफी कुछ सीखने को भी मिला, बट कहीं हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो सिमिलरली वो एक ऐसा टाइम आ गया कि मेरे को बहुत ज्यादा हेक्टिक लगने लग गया। फिर उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि मेरे फादर इज इन जनरल इंश्योरेंस एंड हमेशा से ही उन्होंने मेरे को हम ब्रदर सिस्टर्स को हमेशा ही उन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज दी है जनरल इंश्योरेंस की। तो वो भी नॉलेज हमें पास थी ही, और उनके कुछ जापानीज क्लाइंट थे।
तो इवेंचुअली मैंने ये सोचा कि मे बी बेटर रहेगा कि मैं उनको ज्वाइन कर लूँ, उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और मैं भी जापानीज से भी कनेक्टेड रहूंगी। तो वो मेरे लिए एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ पे स्विच कर जाना चाहिए, एंड आई स्विच्ड टू दिस जनरल इंश्योरेंस लाइन। जब मैं यहाँ जनरल इंश्योरेंस में आई तो ये हुआ कि सुबह ज्वाइन करना 10 से 6 की नौकरी जैसे कि हमेशा हर किसी की होती है, तो मेरा भी वही हिसाब था। बट मेरे को धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि मेरा सोशल सर्कल जो है वो थोड़ा कम होने लग गया है, बाहर जाने का टाइम कम मिलने लग गया है। और मतलब पहले तो ये होता था कि हाँ ऑफिस में होते थे तो लंच में फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये था कि हाँ ठीक है, नहीं अब हमें थोड़ा ज्यादा मतलब करना पड़ता था। और एक थोड़ा सा ये भी आ जाता, व्हेन आई एम इन ऑफिस एंड आई एम द डॉटर ऑफ अ बॉस, तो फिर बच्चों जो और एम्प्लॉयज है उनको भी ये लगता था कि अरे नहीं ये तो वो है। ऑल्दो मैं उनके साथ पूरा ट्यूनिंग बना के रखती थी कि किसी को ऐसा ना लगे और कंफर्ट जोन में रहे सब। ऐसे करते करते फिर जब मेरे को शाम का टाइम मिलने लगा और मुझे लगा कि अब तो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे दिमाग में चीज आने लगी कि मुझे कुछ करना चाहिए, आई कैन नॉट सिट लाइक दिस, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। So on a day, I just decided, I just had nothing in my mind. मेरे को बस ऐसे ही लगा कि क्योंकि मुझे कुछ करना है तो मैं मार्केट जाती हूँ और जाके कुछ कलर्स वगैरह लेके आ जाती हूँ मार्केट से। तो आई वेंट टू मार्केट, आई हैड नो आइडिया कि मुझे कौन सी कलर्स लेनी चाहिए, आई हैड नो आइडिया मुझे कौन सी ड्राइंग लेनी चाहिए, ड्राइंग बुक लेनी चाहिए या फिर शीट लेनी है तो किस साइज की लेनी है, और ना ही मुझे ये पता था कि मुझे कैसे ब्रशेस लेने हैं। आई जस्ट थॉट कि हाँ मुझे जाना है तो मैं चली जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना है। तो मैं गई मार्केट और व्हेन आई वेंट टू दैट शॉपकीपर, उन्होंने मेरे से पूछा कि मैम, मैंने उनको बोला कि मुझे कलर्स दे दो और मुझे पेन और मुझे कलर्स दे दो और मुझे ब्रशेस दे दो और मेरे को ड्राइंग बुक दे दो। तो उन्होंने मेरे से इतने तरीके के सवाल पूछ लिए कि आपको कौन सा तरीके के कलर्स चाहिए, आपको वाटर कलर्स चाहिए, आपको एक्रेलिक चाहिए, आपको ग्लास पे पेंट करना है या आपको मतलब क्लॉथ पे पेंट करना है। मैंने कहा यार इतनी सारी चीजें तो मुझे पता ही नहीं है। जो नॉर्मल वो एक डब्बी वाले कलर आते थे बचपन में जब हम कभी स्कूल में करे थे, मैंने सोचा वही दे दो आप मुझे। मैंने उनको बोला और उन्होंने मुझे वो दे दिए। फिर मैंने उनसे बोला ब्रशेस दे दो, तो उन्होंने मेरे को इतने तरीके के ब्रशेस पूछ लिए। खैर मेरे को राउंड ब्रश चाहिए, आपको फ्लैट ब्रश चाहिए, मुझे पता ही नहीं था कि इतने तरीके के ब्रश भी होते हैं। मैंने बोला मेरे को एक पैकेट दे दो जिसमें सारे तरीके के हो। तो मैं वो पैकेट लेके और ड्रॉइंग शीट लेके घर पे आ गई। जब मैंने पेंट करना शुरू किया तो घर आके मैंने पेंट किया और मैंने क्योंकि मेरे को आता नहीं था तो मैंने गूगल से देखा कि मुझे क्या पेंट करना है, और गूगल से देखने के बाद मेरे सामने एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आई जिसने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये बनाती हूँ उस शीट पे। और जब मैंने वो बनानी शुरू करी, इट केम आउट बी वेरी वेरी पैथेटिक। वो बहुत ही बुरी बनी। और जब वो बहुत बुरी बनी, दैट डे माय फादर केम टू माय रूम एंड ही सेड कि तू ये लेने कलर्स लेने गई थी और तूने ये बनाया, मतलब कुछ तो बना, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तूने क्या बनाया। एंड ही वाज लाइक कि ये मतलब मैं भी डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मैं बनाना कुछ चाहती थी और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने उस पेपर को क्रश किया और डस्टबिन में डाल दिया क्योंकि मुझे लगा यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो गलती मैंने सोच लिया करने की। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मुझे करना है। तो नेक्स्ट डे अगेन इट केम टू माय माइंड कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो बनाना ही है। तो फिर से मैंने बेटरली इस टाइम मैं यूट्यूब पे गई और मैंने यूट्यूब पे एक पेंटिंग देखी जो कि चेरी ब्लॉसम की थी। और चेरी ब्लॉसम मैं बताना चाहूंगी कि चेरी ब्लॉसम इज अ वेरी फेमस फ्लावर ऑफ जापान। साकुरा बोलते हैं हम उसे जापान में। तो इनका एक बहुत अच्छा ट्री होता है, बहुत ही सुंदर। तो मैंने वो देख के एग्जैक्टली वैसे ही उसको बनाया पेंटिंग को, और वो इतनी अच्छी बन गई कि मैं इतनी हैरान हो गई कि मैंने कैसे बना ली जस्ट द अदर डे। और फिर मेरे फादर फिर आए रूम में और फिर उन्होंने देखी तो फिर वो भी सरप्राइज हो गए। दिस टाइम ही वाज नॉट शॉक्ड, ही वाज सरप्राइज्ड कि ये तूने कैसे बना ली इतनी अच्छी। तो बट मेरे को फिर थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ मतलब शायद मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं ये इस चीज को अपनी एक शाम के टाइम में मैं इस चीज को ऐड कर सकती हूँ कि मैं ये बनाऊं।
तो मैंने अपनी पेंटिंग ऐसे शुरू कर दी धीरे धीरे करना। मैं बताना चाहूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इंडिया में इतनी ज्यादा फेमस नहीं है। जनरली अगर लोग देखते हैं तो ज्यादा वो लैंडस्केप आर्ट की तरफ ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बनता है, बट इंडिया में अब ये बहुत ज्यादा आ रही है। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बेसिकली एक ऐसे तरीके की आर्ट है जो कि एक आर्टिस्ट को पूरी विंडो देती है कि उसने जो बनाना है वो कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें पहाड़ हो और उसमें कोई नदी बह रही हो, एनीथिंग जस्ट टू पुट द कलर्स ऑन द कैनवस, दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। एंड और एक आर्टिस्ट अपने इमोशंस को उस पे किस तरीके से रख सकता है, कलर से भी एक आर्टिस्ट अपने इमोशंस के बारे में बता सकता है, जो कि किसी को समझ आता है और किसी को नहीं आता है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का होता यही है कि एक आर्टिस्ट जो है वो अलाउ करता है एक व्यूअर को पेंटिंग को देखे और अपने व्यूज अकॉर्डिंगली सामने रखे। भाई उनके क्या व्यूज है वो अपनी आंखों से खुद पेंटिंग को देखे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी नजरिए से देखी जाए, एक आर्टिस्ट के नजरिए से देखी जाए। व्यूअर को अपने खुद व्यूज उससे समझ के उसको खुद क्योंकि हर किसी का एक अलग व्यू हो सकता है उस पेंटिंग को देख के। तो इस तरीके से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुई। एंड जैसे जैसे मैं करती गई धीरे धीरे करके ये हुआ कि मुझे मैंने पता किया, मैंने पढ़ा, स्टडी किया आर्ट के बारे में कि क्या क्या होती है, क्योंकि आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। मैंने बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं सीखी है आर्ट, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था। इसलिए मैंने हर चीज बीट कौन से तरीके के ब्रशेस होते हैं, कौन से तरीके के कैनवस यूज करने हैं, कैनवस के कपड़ा कैसे का होता है, किस तरीके से उसकी फ्रेमिंग होती है। और फिर जब मैं ये सब चीजें सीखने लग गई और मेरा आर्ट में जो था एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान था, ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैंने देखा वीडियोस देख देख के मैंने समझा कि देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टूल व्हिच इज यूज्ड टू मेक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। मतलब देयर आर सम पेंटिंग्स जो ब्रश से भी यूज होती है, बनाई जाती हैं ब्रश यूज करके, बट मैंने देखा कि कुछ अलग ही तरीके के टूल मैंने देखा लोगों को यूज करते हुए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये क्या है, मतलब इसको क्या बोलते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि उस टूल को क्या बोलते हैं। फिर मैं वो वीडियो और वो फोटोज कैप्चर करके अपने फोन में शॉपकीपर के पास जाती थी और उनको दिखाती थी कि मुझे ये चीज चाहिए। तो वो मेरे को बताते थे कि इसको ये बोलते हैं। मतलब मुझे यूज करना तो दूर की बात, मुझे ये भी नहीं पता था कि उस चीज को बोलते क्या। तो फिर मैं इस तरीके से वहां पे जाती थी शॉपकीपर को और वो मुझे बताते थे। उन्होंने मेरे को बताया कि इसको नाइफ बोलते हैं। और जब मुझे पता लगा, मैंने सोचा नाइफ से पेंटिंग कैसे हो सकती है, मतलब उस पे कलर तो कैसे लगेगा। मुझे ये लगने लग गया कि ब्रश में तो सोप हो जाता है कलर, पानी भी नहीं लग पाएगा उसमें, तो हम कैसे करेंगे। फिर लेकिन मैं लेके आई वो ब्रशेस, और जब मैं वो ब्रशेस लेके आई तो मैंने उसको यूज करना शुरू किया। एक दो बार करने के बाद मुझे समझ में आया कि इसको इस तरीके से यूज करना है, और धीरे धीरे करते करते मेरा हाथ उसमें काफी ज्यादा बेटर होता गया, काफी ज्यादा क्लैरिटी से मैं काम करने लग गई। तो ये सब चीजें मैंने खुद से सीखी, खुद रिसर्च करी हर चीज की कि किस तरीके से करना है और किस तरीके से मैं अपने काम को ऐसा बना सकती हूँ कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। जब मैं ये सब करने लग गई, एक बार किया मैंने, दो बार पेंटिंग करी, और करते करते मेरे घर में इतनी, मतलब मैंने कैनवस रख लिए कि मेरी मदर परेशान हो जाती थी कि भाई कहाँ रखूं मैं इन्हें। और इवेंचुअली मैंने फिर लोग आने लग गए धीरे धीरे करके। जब मेरे बी इट माय नेबर्स, बी इट माय फ्रेंड्स, माय फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, जब लोग आए और जिन्होंने मेरी पेंटिंग देखी, उनको मेरा काम अच्छा लगने लगा। एंड दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि यू आर डूइंग रियली गुड, why don't you take it forward, you should do it, मतलब you should make this your profession। एंड देन एक ने बोला तो मैंने फिर भी सीरियसली नहीं लिया, दूसरे ने बोला नहीं लिया। लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग मुझे ये चीजें बोलने लग गए कि मुझे एज ए प्रोफेशन इसको आगे लेके जाना चाहिए, तब फिर मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होने लग गया। मुझे लगा कि मतलब मेरे को एक तरीके से एक एनकरेजमेंट मिली कि लोगों को अगर लग रहा है कि मैं इस तरीके का काम कर रही हूँ कि मुझे आगे लेके जाना चाहिए इसको, तो डेफिनेटली मेरे काम को एक पहचान मिलने लग गई थी, मुझे ऐसे लगा। और फिर मैंने वहां से ये सोचा कि ठीक है, अब मुझे एज ए प्रोफेशन इसे आगे स्टार्ट कर देना चाहिए और मुझे ये काम करना चाहिए।
तो जनरल इंश्योरेंस का तो मेरा साथ में चल ही रहा था, उसके साथ ही साथ में मैंने ये वाला भी शुरू कर दिया, आर्ट का काम। तो इन द इवनिंग आई यूज्ड टू टेक आउट द टाइम कि हाँ मुझे जाना है, 2 घंटे ही सही, 1 घंटा सही, बट मुझे थोड़ा सा टाइम अपनी आर्ट के लिए निकालना ही निकालना है। और इस तरीके से मैंने अपना आर्ट की जर्नी को स्टार्ट किया, मतलब प्रोफेशनली आई स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स। रप्रीत, आपने जैसे बताया कि आप सेल्फ मेड जो है पेंटर रही, आपने खुद से शुरुआत की, जैसे आप बता रही हैं कि आपको कलर्स नहीं मालूम थे, ब्रश नहीं मालूम थे, और कुछ टूल्स के जैसे नाम नहीं मालूम थे। हाँ जी। तो ये क्या आप कभी लगा कि ये शायद पहले से कुछ ऐसे डिसाइडेड होता है कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से, तो तभी हमारे अंदर कुछ इस तरह की भावना पैदा होती है, तभी बाजार, नहीं तो बाजार तो आप बहुत बार गई होंगी, हाँ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस दिन आप स्पेशली गई और स्पेशली वो लेकर आई, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये नेचर का कोई कॉल था आपके लिए? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है, मेरे को काफी चीजों में ये लगता है कि एक मेरे को इंडिकेशन आई है कि या ये पाथ मुझे चूज करना चाहिए, या फिर मुझे ये जो मैं कर रही हूँ वो सही है। आई वुड लाइक टू टेल कि मैं कल डॉक्टर रेणुका को भी सुन रही थी, और उन्होंने कुछ मेंशन किया था कि सपनों को देख के भी हमें कुछ आता है कुछ दिमाग में, एंड दोज आर दी डायरेक्शंस। तो एक्चुअली में मुझे भी डायरेक्शंस मिली हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैं तो सिर्फ अपने शौक के लिए करना शुरू किया। मैंने बचपन में कभी स्कूल में आर्ट एज ए सब्जेक्ट भी नहीं लिया था, नेवर एवर। बट पता नहीं कैसे मेरे को इतना वो आ गया कि हाँ भाई मुझे यही करना है। और जब मैंने ये करना शुरू किया तो जब मेरे को ये लोगों ने मेरे को थोड़ा सा इनकरेज करना शुरू कर दिया, तो मुझे और ज्यादा लगा कि शायद अगर लोग बोल रहे हैं तो ये सही है। बट नाउ मी बीइंग डूइंग इट ऑन माई ओन, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरीके से करनी है, कि क्या मैं राइट पाथ पे हूँ या नहीं हूँ। तो इससे भी मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगी कि अभी ऑलमोस्ट 6 months बैक आई वेंट टू देहरादून, एंड आई मेट अ वेरी फेमस आर्टिस्ट ओवर देयर। वो बहुत ही अच्छी एक आर्टिस्ट हैं, और वो टीचिंग में भी हैं, वो आर्ट सिखाती भी हैं। तो वन ऑफ माय रिलेटिव टुक मी देयर, कहती कि मैं तेरे को मिला के आती हूँ उनसे, एंड आई वेंट देयर। तो जब मैं उनके पास गई तो मैंने छोटी छोटी चीजें काफी नोटिस करी, जैसे कि उनका घर जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो काफी अंदर जाके था। उन्होंने घर के ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे अपना एक स्टूडियो बनाया हुआ था। और फिर मेरा मकसद उनके पास जाने का, ये मेरे को आर्ट सीखने के लिए नहीं जाना था, मुझे बस उनसे इंटरेक्ट करने जाना था। मेरा मकसद जाने का ये था कि मैं एक ऐसे आर्टिस्ट का काम देखना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि उनकी क्या टेक्निक्स होती हैं। मैं उनसे बात करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो शी विल टेल मी कि हाँ ये ऐसे नहीं होता और ऐसे होता है। तो इस तरीके से मेरे को, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को कोई है नहीं बताने वाला कि जो मैंने पाथ चूज किया है वो सही भी है या मैं ऐसे ही करे जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं उनके पास जाके मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जरूर जाऊंगी उनसे मिलने। और मैं उनसे मिलने गई। वहां जाके जब मैं उनसे मिली तो काफी इम्प्रेस्ड थी। पहले तो मैं उनका काम देखी, क्योंकि चारों तरफ उनकी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी इन दी होल एरिया। तो इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स देख के, मुझे काम देख के उनका बड़ा मजा आया कि उन्होंने कितने सुंदर तरीके से काम किया गया। और उन्होंने मुझे अपने कुछ स्टूडेंट्स का भी काम दिखाया कि उनके स्टूडेंट्स ने कैसे किया हुआ है। उन्होंने एक स्पेशल एक अलग से एरिया बनाया हुआ था, काफी सारा मटेरियल पड़ा हुआ था उनके पास आर्ट का, जो कि अपने वो स्टूडेंट्स को दिखाती थी। उन्होंने मुझे अपने काफी सारे स्टूडेंट्स की पोर्टफोलियो भी दिखाया कि कैसे कैसे बच्चों ने शुरुआत से लेके आगे तक किया है। तो जब मैंने उनके पोर्टफोलियोज देखे, कुछ कुछ चीजें मुझे लगा यार मेरा तो कोई हार्ड कॉपी में पोर्टफोलियो है नहीं, मैंने तो हमेशा एक सॉफ्ट कॉपी बनाई है। फिर मेरे को ये लगा कि उनका किस तरीके से काम उन्होंने बेसिक से ही बनाया हुआ है, और मैंने कैसे मतलब थोड़ा मतलब मेरा जो था वो इस तरीके से नहीं है, मेरा कुछ अलग है। लेकिन उनसे बात करी मैंने, जब उनको मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ, बट उनको मतलब अब करीबन 1.5 साल हो गया था जब मैं उनसे मिली थी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने 1.5 साल में ऐसे ऐसे पेंटिंग्स करी हैं। मैंने उनको अपना काम दिखाया, मैंने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करी हैं, मैंने उनको वो दिखाया। फिर मैंने उनको ये बताया कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मेरी आर्ट अवेलेबल है,
जब उन्होंने ये सब सुना और ये सब देखा तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बोला कि मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड टू सी योर वर्क, शी वाज सो हैप्पी। और मतलब जहां मैंने गलती करी थी उन्होंने मुझे वो भी बताया, ये नहीं कि उन्होंने मेरे को सिर्फ प्रेज करने के लिए बता दिया, उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि दिस इज द एरिया वेयर आई कैन इम्प्रूव। तो सिमिलरली उन्होंने मेरे को जब बताया कि मतलब मैं तो विश्वास नहीं कर सकती कि आपने 1.5 साल में इतना कुछ कर लिया है, जब उन्होंने ये लाइन बोली मुझे तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, इतना अच्छा लगा मुझे, शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाली हूँ ये बात। क्योंकि जब आप कुछ कर रहे हो और आपको कोई आके ये बता दे कि भाई हाँ आप सही ट्रैक पे हो, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज्यादा लोगों वो एक एक एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है अंदर से खुद को कि हाँ हम सही ट्रैक पे हैं और जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मुझे लगता था कि अगर मैं कैनवस का बेस भी बना रही हूँ तो क्या मैं ये सही बना रही हूँ, क्या यही प्रोडक्ट है जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी यूज करते होंगे। तो मैंने क्योंकि गूगल से देख के मैंने काफी कुछ देख लिया कि हाँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और प्रोफेशनल आर्टिस्ट ये यूज कर रहे होंगे वो यूज कर रहे होंगे, तो मुझे भी ये जब मैंने करना यूज किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ मैं भी सही कर रही हूँ, आई एम ऑन दी राइट ट्रैक। जब उनके पास मैंने पढ़ी हुई चीजें देखी, जब उनका आर्ट मटेरियल मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ मैं बहुत सही रास्ते पे हूँ। तो ऐसे ऐसे तरीके से करके मुझे काफी इंडिकेशंस मिली हैं कि हाँ मतलब मैं सही कर रही हूँ। जब मैं जिस दिन पहली बार गई थी सामान लेने के लिए उस दिन मेरा मूड कुछ खराब था, आई वाज डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो काफी टाइम से ऐसे हो रहा था कि नॉर्मली रूटीन चल रहा था और कुछ करने को नहीं था। मतलब मेरे को लग रहा था कि लाइफ में कितना कुछ चेंज हो गया है और कितना कुछ मतलब है जो मैं और करना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चाहने को मैं ये भी सोच सकती थी कि मुझे कुछ डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या चाहने को मैं ये भी सोच सकती थी कि मैं कुछ सिंगिंग का कर लूं जस्ट टू किल द टाइम, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने आप ही मतलब मेरे दिमाग में आया देखते देखते कि मेरे को हाँ ये करना चाहिए और मैंने वही किया। एंड आई एम श्योर मतलब आई फील सो थैंकफुल कि मेरे को सही डायरेक्शन में गई हूँ मैं अभी तक। मुझे काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है सब जगह से। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस जिसमें ये हुआ था कि अभी 1 ही साल हुआ था मेरी जर्नी को और आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस इज लास्ट मार्च की बात है ये, अभी ड्यूरिंग दिस COVID-19, I got a call from Van Gogh Art Gallery. I got a mail from them and जब मेरे को मेल आई, Van Gogh is a very famous artist, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, शायद नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। तो उन जब आर्टिस्ट की उन वहां से मेरे को मेल आया कि आर्ट गैलरी से दैट वी वांट यू टू डिस्प्ले योर आर्ट इन आवर गैलरी इन स्पेन। एंड आई वाज लाइक कि ये हो कैसे सकता है, मतलब ये कैसे हो गया, ये तो मतलब दिस इज लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने उस टाइम पे सोच से बाहर था वो मेरे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जब ऐसा हुआ तो आई वेंट टू माय फादर, आई टोल्ड माय ब्रदर कि यार ये ऐसे ऐसे मेरे को मेल आई है। तो मेरे को तो शक ही हो रहा था कि ये सही है या नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने उसको वेरीफाई करा मेल को, उनकी कॉल करके उनसे बात करके उनकी वेबसाइट पे जाके, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये रियल में मेरे को एक इनविटेशन आया है वैन गॉग आर्ट गैलरी से एंड उन्होंने मेरे काम को एक्नॉलेज किया। तो मैं इसी चीज से खुश थी पहले तो कि मुझे मेल आया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी इज अ सेकेंडरी थिंग, बट मुझे मेल आया, उन्होंने मेरे काम को एक्नॉलेज करा, उनको मेरा काम इतना पसंद आया, मेरे लिए यही अचीवमेंट थी। और जब ये हुआ तो मैंने उनसे बात करी। मैं ड्यू टू COVID-19 उस टाइम लॉकडाउन था और मैं जा नहीं पाई वहां पे, अदरवाइज आई वुड हैव डन एनीथिंग टू गो देयर, बट आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिले और मैं ऐसा कुछ कर सकूं, तो बहुत ही अच्छा एक रहेगा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ये। नहीं, जैसे आपने बताया कि सिर्फ 2 साल हुए हैं आपको, और जब एक एस्टेब्लिश जो कलाकार हैं जिनसे आप देहरादून में मिली और उन्होंने आपकी तारीफ की और कहा कि आपने इतने कम समय में इतना बना लिया है, तो मुझे सच में ये जो बात, जब एस्टेब्लिश कोई राइटर है या कोई कलाकार जब इस तरह की बात करता है
तो तब लगता है कि बाकी तो हो सकता है परिवार वाले, दोस्त जो शायद ऐसे ही हमें हौसला दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन एज अ आर्टिस्ट जब उन्होंने कह दिया तो ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी। और मुझे तो लगता है कि ये उपलब्धियां भी शुरू हुई हैं, जैसे अभी आपने इस मेल का जिक्र किया कि आपको वहां से आया। हाँ जी। तो ये भी अभी जैसे आपने स्टार्ट ही किया है और आपको जो है इस तरह की मौके मिलने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी बातें सुनकर एक मुझे एकदम से मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जब पहली पेंटिंग बनाई, जो भी कागज पे किया वो बेकार था तो देख के हैरानी हुई, और जब अच्छा हो गया तब भी हमें हैरानी हुई। तो मुझे लगता है कि हम दुनिया को शायद सरप्राइज कम करते हैं, हम खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं अपने काम से। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बहुत ही ज्यादा, मेरी आज अब तो मैं काफी सारी, आई हैव मेड ऑलमोस्ट 70 पेंटिंग्स, आई वुड हैव डन इवन मोर देन दैट कर ली होगी वैसे तो, बट इफ आई टेल कि 70 भी कर तो उसके बाद भी अगर मैं आज भी कोई पेंटिंग नहीं बनाऊंगी और उसमें मैं कोई नई टेक्निक डाल दूंगी तो उसको देख के फिर मुझे सरप्राइजिंग एलिमेंट लगता है कि अरे ये मेरे से कैसे हो गया। क्योंकि आज मैं क्योंकि कोई पेंटिंग अगर मेरे दिमाग में आ जाती है, कोई आइडिया मेरे दिमाग में अगर आ जाता है कि मुझे इस तरीके से करना है, तो एक चीज होती है कि आपके दिमाग में चीज का आ जाना, बट सेकेंडरी चीज ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, कि कैसे हम उसको कैनवस पे उतारना, वो कैसे होगा। तो वो करने के लिए मेरे को काफी ज्यादा ना मतलब सीखना पड़ा कि मैं कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करूं, मैं कैसे उस चीज को डालूं अपने कैनवस पे। तो मुझे अभी भी छोटी छोटी जो टेक्निक्स है उसको समझना पड़ता है कि जैसे कि हाँ मेरे को अगर ब्रश यूज करना है इस टेक्निक को करने के लिए, तो मैं किस तरीके का ब्रश यूज कर रहा हूँ। मेरा ब्रश जो है मैंने यूज किया वो बहुत पतला था, नहीं उससे चीज नहीं आई, तो ठीक है मैं दूसरी तरीके से ट्राई करती हूँ उसको। 13 पेंटिंग्स जो मैंने थ्रेड से भी बनाई है, नॉट थ्रू थ्रेड बट बाय यूजिंग थ्रेड। तो वो मुझे मतलब नई नई टेक्निक जब मैं यूज करती हूँ और जब वो चीज निकल के आ जाती है वैसे जैसे कि मैं चाहती हूँ, तो मुझे वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ही ज्यादा एक अच्छा लगता है मेरे को कि हाँ जो मैंने सोचा था वो चीज निकल के सामने कैनवस पे आ गई है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि जो आप सोचो वो सामने आप करके देख लो आप खुद अपनी आंखों से कि हाँ मैंने कर लिया है, ये मेरे सामने आ गया। तो एक सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत अच्छी मिलती है इस चीज में कि जो चाहा वो मिल गया टाइप वाली। जैसे आपने कहा कि आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हैं, तो बहुत सारे जो है लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि ज्यादातर तो जो है कि सीनरीज देख ली या किसी का पोर्ट्रेट देख लिया, आमतौर पे उसी तरह होता है। जी। अब जिसमें आपने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट में हर कोई अपने हिसाब से उसका एवेल्युएशन करेगा, उसके मीनिंग्स निकालेगा, तो लिटरेचर में भी ऐसे ही होता है। कुछ कोई हमने अगर कविता पढ़ी है, कोई कहानी पढ़ी है, तो उसके अर्थ जो है उसकी व्याख्या हम अपने ढंग से करते हैं। लेकिन जैसे आपकी पेंटिंग्स देखते हैं बाकी, जो आपने सोचकर बनाई है और जो बाकी अपने ढंग से उसकी एवेल्युएशन करते हैं या उसका मीनिंग देखते हैं, तो वो कई बार मैच होता है या काफी डिफरेंट होता है आपकी सोच से? काफी डिफरेंट होता है। मैंने मेरी एक पेंटिंग है, आई विल जस्ट शो यू इफ यू जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू। आई गेस ये थोड़ा सा टाइम लेगा खुलने में। तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे कि उस पेंटिंग के बारे में ये था कि पेंटिंग जो है वो काफी डिफरेंट है और मेरे को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिले पेंटिंग के बारे में। उसमें किसी ने मुझे ये बोला कि ये बहुत डिस्टर्बिंग सी लग रही है, और किसी ने मुझे ये बोला कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब किसी को वो स्पेस की लुक दे रही थी पेंटिंग, और किसी ने मेरे को ये बोला कि इसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है कि हाउ अ पर्सन कैन कम डार्क थॉट्स टू, मतलब जो किसी की जिंदगी में जैसे ये होता है कि किसी की जिंदगी में ऐसे होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है तकलीफ वाली जो किसी को परेशान करती है, किसी के जैसे कोई स्ट्रेस में है
या किसी के दिमाग में 100 चीजें चल रही है उस चीज को लेके, कोई टेंशन, तो उस चीज को ये है कि किस तरीके से आप उस चीज से बाहर आ सकते हो। तो कमिंग फ्रॉम डार्कर साइड टू दी लाइटर साइड टू दी ब्राइटर साइड, उस चीज को उन्होंने किया, तो वो बहुत ही अच्छा लगा देख के कि भाई हर किसी का अलग अलग व्यू होता है इसमें, और वो बहुत ही एक अच्छी चीज है कि हर किसी का अलग व्यू होना भी चाहिए। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मेन मकसद ही है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम नजर और नजरिए की बात करते हैं, नजर में हमें जो दिखाई दे रहा है कि सामने मकान है, पेड़ है या लोग जा रहे हैं, ये तो नजर देख रही है, लेकिन उसमें से नजरिया क्या है, हम पेड़ों को देख के क्या सोच रहे हैं या लोगों को देखकर क्या सोच रहे हैं, तो ये नजरिए की एक जो है बात हो जाती है। और इसी तरह ये जितनी हमारी जो कलाएं हैं, जैसे जो भी आर्ट है, राइटिंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, आई थिंक, तो ये सारी जो है अभिव्यक्ति के माध्यम है, अलग अलग ढंग से जो है हम करते हैं। लेकिन कई बार आप अपना इसके जो जो बनाती हैं उसके साथ कुछ पॉइंट्स भी देती हैं। मैंने देखा एक दो जगह पे कि कुछ बेसिक सा मालूम हो सके कि ये क्या है या किस तरह। हाँ जी, जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दूं, सो दैट अगर कोई देखना चाहे, कोई समझना चाहे, वो मैं अपना नजरिया उसमें दिखाती हूँ कि मेरा ये नजरिया है। लेकिन जनरली मैंने देखा है, अगर हम आर्ट गैलरीज वगैरह भी जाएं तो बहुत सारी आप देखोगे कि वहां पे डिस्प्ले हो रखे हैं, तो वहां पे नहीं लिखा होता, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन साथ में नहीं होती है। बट आई प्रेफर टू गिव इट विद माय, अगर मैं अपनी पेंटिंग्स अपने क्लाइंट्स को भी भेजती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट अपना नजरिया उसमें लिख के दे दूं। अनलेस एंड अनटिल अगर किसी कोई क्लाइंट मुझे बोल दे कि नहीं इस तरीके से हमें नहीं चाहिए, हम अपना ही अगर वो मेरे को खुद ही फोन पे डिस्कशन हो रही है पहले और उनका कुछ और ही व्यू निकल के आता है डिस्कशन के थ्रू उस पेंटिंग को देखकर, तो फिर आई कीप इट एज पर देम। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी के घर में लगनी है पेंटिंग तो उसने 1000 बार उस पेंटिंग को देखना है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने नजरिए से उसे देखे बजाय कि मेरे नजरिए से। तो एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट मैं वैसे करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करती रहती है मेरी कि मैं एक अपना जो थोड़ा सा आइडिया है, जो सोच के मैंने बनाया है, वो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। हाँ, क्योंकि कई बार होता है कि पहली नजर में किसी को ना वो आए, तो लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट वाले तो जो है जो पेंटिंग करते हैं या जिनका रुझान होता है इस तरफ, उसी वही जो है इतनी इसको ध्यान से देखकर, गंभीरता से देखकर कुछ ना कुछ जो है अपना व्यू देते हैं। तो आपने जो है जो डिजिटल है मीडिया, उसको अच्छे से इस्तेमाल किया है, तो आप अपनी पेंटिंग वगैरह सोशल साइट्स में या उसमें देती हैं, उस बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मेरी काफी सारी जो पेंटिंग्स है वो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, जैसे कि मोजाटो इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिनका वेंचर एनडीटीवी से है, तो मेरी पेंटिंग्स उस पे है। देयर इज अ वेरी फेमस आर्ट गैलरी बाय द नेम ऑफ साची आर्ट, जिनका वैसे साकेत में भी है उनकी गैलरी, बट ऑनलाइन मैंने वैसे दी हुई है अभी, क्योंकि ये सब मैंने जो काफी सारी एक्सरसाइज है ये मेरी ड्यूरिंग कोविड ही शुरू हुई है, जो मैंने मतलब लॉकडाउन का शायद कह लो कि मैंने फायदा उठाया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी काफी सारी पेंटिंग, एटसी इज अ वेरी फेमस वेबसाइट जिसपे कि काफी सारी ऐसी हैंडमेड चीजें वैसे भी होती हैं, तो उसमें मैंने अपनी पेंटिंग्स डाली हुई हैं। तो देख सकते हैं, मतलब आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके देख सकते हो कि और इफ यू विल सर्च ऑन गूगल रवप्रीत कौर, तो उनसे भी, उस पे भी आपको मेरी कुछ पेंटिंग्स दिख जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप मेरा काम देख सकते हो। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मैंने डाला हुआ है और उन्हीं के थ्रू पीपल कैन सी इट। ये सर्च करने में आपने कहा ना कि आप देख सकते हो, जो मुझे ध्यान में आया कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जब हमने ये पूरा एक पोस्टर डाला था कि मंडे टू सैटरडे ये स्पीकर होंगे, तो उनके साथ उनका फील्ड लिखा हुआ था, तो मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैडम हमने जाके वो पूरा सर्च मार के देख लिया है कि कौन कौन स्पीकर आ रहा है। तो मुझे ये लगा कि स्टूडेंट्स इस मामले में जो है काफी एक्टिव हैं।
आजकल के स्टूडेंट्स को तो वैसे एवरीथिंग गूगल, मैं तो पेंटिंग सीख गई गूगल पे देख देख के, तो फिर आप समझ ही सकते हो हाउ हेल्पफुल गूगल इज। तो जैसे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं या कुछ, तो कोई बताइए कि किस तरह के कमेंट्स जो आए, जिसने आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड किया या किसी ने आपको मायूस भी किया, कुछ इस तरह का? क्योंकि कहने वाले तो हैं, बहुत कुछ कह भी जाते हैं, तो हाँ कुछ जी। इस तरह का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। मेरा अभी तक थैंकफुली एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही रहा है। अभी तक मैं शायद अभी वहां पहुंची नहीं हूँ जहाँ ज्यादा इन सब चीजों में मैं फंसू अभी। तो थैंकफुली एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड। तो अभी ये हुआ है कि मैंने काफी लोगों से मैसेजेस आते रहते हैं मुझे, गूगल इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते रहते हैं, पर्सनल मैसेजेस आते रहते हैं। लोग काम देख के फिर मुझे मैंने अपनी जो पेंटिंग्स हैं अभी किसी शॉप पे भी मैंने वहां पे भी डिस्प्ले करी थी, क्योंकि वो एक इंटीरियर डिजाइनिंग वालों का शोरूम था, तो मैंने वहां पे डिस्प्ले भी करी ही थी अपनी आर्ट। तो वो काफी ज्यादा अभी तक तो काफी पॉजिटिव ही मिल रहा है, because people are coming in, not even the relatives or family members, obviously they are also part of it, but there are many other artists जो कि बाहर अवेलेबल है, जिन्होंने मेरे काम को मतलब एक्नॉलेज किया है और अप्रिशिएट किया है। टेक्निक्स के बारे में हमने बात करी है, मैंने भी उन लोगों से बात करके काफी कुछ सीखने की कोशिश करी है। तो मैं किसी आर्टिस्ट का काम देखती हूँ और मुझे वो अट्रैक्ट करता है, तो मैं उनको डेफिनेटली मैसेज करके पूछती हूँ और कि आपने किस तरीके से किया। मैंने मैसेजेस कर करके उनको ये भी पूछा है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज करते हो, या किस तरीके के स्प्रे यूज करते हो आप पेंटिंग में, कौन से ब्रांड यूज करते हो। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये चीजें अगर एक मेरे को एक आर्टिस्ट जो कि ऑब्वियसली मेरे से एक बेटर पोजीशन पे ऑलरेडी रीच कर चुका है, अगर उनसे मेरे को ये चीजें पता लगेंगी, तो एक मेरे को भी एक चीज रहेगी कि भाई हाँ, सही चीज को मेरे को भी यूज करना है आफ्टर ऑल, मेरे को भी अपनी पेंटिंग्स को किस तरीके से मैं बेटर बना सकती हूँ। वो चीजें सीखने के लिए मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट से बात करके मुझे काफी कुछ, एक आर्टिस्ट है वो शी इज बेस्ड आउट, मतलब इंडिया की नहीं है, वो बाहर की है कहीं की, और वो हर बारी मेरे को मतलब मैसेज करती है मेरी आर्ट देखने के बाद। तो आई फील सो थैंकफुल कि वो मतलब शी इज काइंड ऑफ अ पर्सन जो मेरी कोई, मेरे को लगता है मेरी कोई आर्ट मिस ही नहीं करती होगी। मेरे से उनका मैसेज भले मिस हो जाए, लेकिन वो नहीं कोई मिस करती। तो वो चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब सही में एक लोगों तक वो पहुंच रही है इस चीज जो मैं पहुंचाना चाह रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के। तो आप आगे अभी किस तरह देख रही हैं, क्योंकि अभी आपकी जैसे शुरुआत है और आपने कहा कि आप इसमें काफी 70s तक शायद आप बना चुकी हैं, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि आप वैसे इसमें कितना टाइम देती हैं? रोजाना देती हैं या कभी कभी होता है? कुछ विद्यार्थियों को हमें बताएं। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं रोज कुछ ना कुछ करूं आर्ट से रिलेटेड, चाहे वो सिर्फ कैनवस का बेस बनाना ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्केच बैठे बैठे रात को सोने से पहले फोन पे बात करते हुए एक स्केच बनाना क्यों ना हो। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर अगर मैं नहीं करती, if I miss it one day, it's okay if I miss it. If I miss it on second day also, then I feel like कि यार I started having that guilt in my mind कि मैंने नहीं किया, मैंने कल वो काम क्यों नहीं किया, मेरे से मिस हो गया, मुझे ये चीज नहीं मिस करनी चाहिए थी। तो वो जो गिल्ट है ना कि भाई काम नहीं हो पा रहा है, वो भी एक तरीके की टेंशन बनने लग जाती है फिर कि क्यों नहीं किया मैंने, और इस चीज में रहने से बेटर है उस चीज को कर डालो। तो इसीलिए ताकि मुझे नेक्स्ट डे पे ऐसे ना फील हो कि मैंने ये नहीं किया या मैंने कुछ मिस आउट कर दिया या कल का टाइम मेरा वेस्ट हो गया, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आई ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ तो दिन में ऐसा कुछ भी करूं, लेकिन कुछ तो मैं आर्ट का करके ही सो, ये मेरी कोशिश रहती है। बट हाँ, कभी कभी मिस हो भी जाता है बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन दी डेली रूटीन व्हिच वी हैव टू फॉलो। जनरली मैं ऑफिस के बाद ही टाइम निकाल पाती हूँ, तो इफ यू से अगर 6-7 बज जाते हैं ऑफिस के बाद, तो फिर उसके बाद पेंटिंग करना, डिनर भी होता है, कुछ घर के भी कुछ कभी जाना पड़ता है इधर उधर मार्केट एंड ऑल, तो वो सब चीजों को भी मैनेज करना पड़ता है साथ में। लेकिन मैं तो हर
बंदे को यही एडवाइस करूंगी, हाँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आपका किसी भी चीज की तरफ पैशन है तो उसको अच्छे से करो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे छोड़ देना चाहिए या अब मेरे से नहीं हो रहा। ऑब्स्टेकल्स हर जर्नी में आते हैं, हर जर्नी में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज में हो आप, चाहे वो कोई भी जॉब करो, बट आपको उस ऑब्स्टेकल को आने के बावजूद भी उसको कंटिन्यू ही रखना है। कभी ना कभी तो वो ऑब्स्टेकल खत्म हो ही जाएगा, कभी ना कभी वो टाइम जो है वो खत्म होगा ही होगा, और जब वो खत्म हो जाएगा और उस चीज को आप एक बारी चले जाओगे उस चीज से, उसके बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कि हाँ ये होते हुए भी मैंने ये कर लिया, वो एक सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है। क्योंकि मैं तो कहूंगी कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बच्चा हो, कोई बच्चा या कोई भी हो, अगर उसको कुछ भी पैशन है तो उसे करे जरूर, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको जरूर करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब वो चीज आपकी जिंदगी को बदल जाए। क्योंकि देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमें बोल दिया जाता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, ये सब चीजें हम लोगों के सबके दिमाग में होती है, बट कुछ ना कुछ हो सकता है आप में कुछ ऐसा टैलेंट हो जो भी आप नहीं खोज कर पा रहे हो अपने अंदर, बट एक ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम को अपने हाथ से मत जाने दो। एक ऐसा टाइम आएगा, जैसे कि मैंने और आपने पहले भी बात करी थी कि हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल जाती है, तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन ऐसे आ सकती है सामने जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये ही चीज है वो जो मुझे करनी है जिंदगी में, मैं इसी को करना चाहती हूँ और मैं इसी को आगे लेके जाऊंगी। तो इसको जरूर लोगों को इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपको ये चीज समझ में आएगी या आपको 5 साल बाद भी समझ में आ सकती है, हो सकता है आपको और ज्यादा लेटर एज में भी समझ में आ सकती है। मेरे को यहाँ तक कि आज भी अगर मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ और मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, आपको पता ही है मेरी यंग गर्ल सब बच्चों के टाइप की हूँ, तो उस हिसाब से मतलब मुझे अगर अब भी समझ में आया तो मुझे कभी कभी ये फीलिंग आती है दिमाग में कि लेट हो गया, मुझे पहले थोड़ा समझ आ जाता तो शायद मैं कुछ और भी कर लेती, शायद मैं इसी पे सीख लेती, शायद मैं कुछ ग्रेजुएशन इधर उधर से ना करने के बजाय मैं आर्ट्स में ही कर लेती। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, ऑल्दो मैं कर भी सकती हूँ, बट देन आई टेल माई सेल्फ कि ऐसा जरूरी नहीं है। मैं अपने आप को खुद ही समझाती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम पढ़ के ही आए हम तो ही कुछ कर सकते हैं। अरे अगर मैं बिना पढ़े इतना कुछ कर सकती हूँ तो मैं तो कर ही सकती हूँ, फिर इसमें मैं ऐसा क्यों सोचना चाहिए हमें कि हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए कि जो भी हमारे सामने है, अगर किसी का पैशन है तो उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, जरूर। नॉर्मली एक पेंटिंग करने में आपको कितना समय लग जाता है? कुछ दिमाग में आ जाता है तब आप स्केचिंग वगैरह बनाती हैं या कैनवस के पास खड़ी हो जाती हैं और जो बस आना शुरू हो जाता है, जो थॉट आता है आप उसी को ड्रॉ करती हैं या पेंटिंग करती हैं? कुछ इस तरह से भी होता है आपके साथ? मेरे साथ ये होता है कि अगर मेरे को ये पता है कि मुझे कल एक नई पेंटिंग शुरू करनी है तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ कल मैं क्या बनाऊं। तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज उस तरीके से आने लग जाते हैं, और जब वो आइडियाज मुझे आने लग जाते हैं तो मुझे एक ये हो जाता है कि भाई हाँ मैं उस चीज को उसी तरीके से डालने की कोशिश करूँ अपने कैनवस पे, उसको उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सोचती कुछ हूँ और वो कुछ और ही बन जाता है, वो बहुत ही बुरा बन जाता है, लेकिन फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है कि ये तो मैंने नहीं सोचा था और ये कुछ गलत ही बन गया है। तो ऐसे करके मैंने अपने काफी कैनवस खराब भी करे, क्योंकि सोचा कुछ होता है और बन कुछ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं और वो हम करें तो वो हमेशा ही सुंदर लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें ये कुछ रियलिटीज है जिसके साथ हमें सिंकिंग करना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये तो होता ही रहेगा, बट फिर भी हमें कुछ चीज को इस चीज को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए कि अगर हमसे नहीं बनी तो कल भी नहीं बनेगी। अभी रिसेंटली ही मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत सारी पेंटिंग्स करने की कोशिश कर रही थी, मैंने एक बनाई मेरा कैनवस खराब हो गया, मैंने दूसरी बनाई मेरा कैनवस खराब हो गया, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही थी कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रही है। बट करते 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 एक दिन वो अच्छी पेंटिंग मेरी सामने निकल के आई गई, और जब वो आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो फाइनली आई हैव मेड अ गुड पेंटिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब देख के कि हाँ मतलब ऑब्स्टेकल आएगा लेकिन हाँ कर जाओ आप। तो ये, और रही बात टाइम की,
किसी चीज में ये होता है, किसी किसी पेंटिंग्स में एक्चुअली क्या होता है कि पेंटिंग्स की डिफरेंट कैनवस साइज होते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि छोटी सी भी कैनवस पे मैं बना रही हूँ तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि काम इतना बारीकी का होता है। और कुछ ऐसी होती है जो बहुत जल्दी बन जाती है, कुछ ऐसी होती है जो बड़ा कैनवस भी बनाओ और उसमें भी जल्दी बन जाए। लेकिन फिर भी मतलब अगर मैं ये तो एक आध दिन का टाइम तो मुझे डेडिकेटेडली चाहिए ही होता है, जिसमें कि मैं एक पेंटिंग को कंप्लीट करूं। क्योंकि स्पेशली ड्यूरिंग दिस समर्स ये होता है कि हम उसको ड्राई कर रहे हैं कैनवस को, वो पूरा सूखेगा, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेयर अप्लाई कर पाऊंगी। तो इस तरीके से वो मतलब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। ऑल्दो आई यूज एक्रिलिक कलर्स, और एक्रिलिक कलर्स में तो दे ड्राई रियली सून, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जल्दी ड्राई भी वो टाइम से हो, उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से वो होता है। तो टाइम तो लग जाता है पेंटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई वांट टू मेक। तो कई बार ऐसे भी होता है रवप्रीत की कुछ पेंटिंग आपने किसी एक थॉट के साथ बनाई, तो जब उसको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपने फिर से देखा तो आपके खुद के थॉट जो हैं, खुद की जो एक वो है, वो बदल जाती है। जब मैं पेंटिंग बनाती हूँ तो थॉट्स मेरे एट टाइम्स बदल जाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन मैं सोच के तो चलती ही हूँ कि भाई हाँ मैं कैसे करूँ। लेकिन हो ये जाता है कि चेंज हो जाते हैं, कि कभी कभी मुझे लगता है कि यार मुझे बनाना तो कुछ और था और बन कुछ और गया है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। लेकिन थॉट्स हाँ कुछ जैसे कि मैंने सोचा अभी अभी रिसेंटली का ही मैं सोच रही हूँ, बताती हूँ आपको कि मैंने एक चीज प्लान आउट करी थी कि मैं किस तरीके से अपनी आर्ट को मतलब जैसे कि मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, इफ आई टेल यू दैट वाज बेस्ड, मैंने सोचा तो था कि मैं एक विंडो उसमें दिखाऊंगी, लेकिन हुआ बना कुछ और ही। वो डोर बनाना चाहती थी मैं, उसमें उसमें दिखाना चाहती थी कि एक लेडी खड़ी है। तो लेकिन वो वैसा कुछ हुआ नहीं, बना वो अल्टीमेटली वो इतनी खराब हो गई कि मुझे बनाना कुछ और ही पड़ गया उसमें। फिर मैंने लेकिन जो बनाया उसके बाद वो कुछ अलग ही निकल के आया और वो बहुत ही सुंदर लगा बनाने के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो पेंटिंग जो मैं क्या बना रही थी और क्या बन गया। आई जस्ट शो यू। अरे स्टिल नॉट कमिंग, थोड़ा सा ना कुछ दिक्कत आ रही है आई गेस मेरे सिस्टम में। जस्ट लेट मी अलाउ मी सम टाइम टू कनेक्ट इट। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। तो ये है कि लेकिन पेंट करने में जो मजा आता है, जो चीजें मैं सीख पा रही हूँ इससे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं तो आई विल टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि इस चीज को जरूर करें। किसी को भी ये सब चीजें छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक मैंने पेंटिंग का, कैन यू सी द पेंटिंग? जी जी, देख रहे हैं सभी। हाँ जी। तो एक ये मेरी पेंटिंग थी जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि हर किसी के डिफरेंट व्यूज थे पेंटिंग को देख। किसी को ये लगा कि स्काई में गैलेक्सीज है, किसी को लगा कि ये डिस्टर्बिंग लग रहा है, किसी ने मुझे ये भी बोला कि मुझे ये डिस्टर्बिंग लग रहा है। तो मैंने बोला कि मतलब मैंने उस चीज को भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है कि यू अलाउ द व्यूअर, उनका क्या वो आने दो। तो मैंने उस चीज को भी एक्सेप्ट किया कि अगर किसी को डिस्टर्बिंग लग रहा है तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। और किसी ने मेरे को ये भी बोला कि दिस इज लाइक कि अगर कोई किसी के पीछे बुरे थॉट्स है किसी के दिमाग में और उससे क्या अच्छे थॉट्स निकल के आ रहे, वो ये चीज दिखाना चाहता है। वैसे मेरा भी यही पॉइंट था दिखाने का, तो ये उस तरीके से मैं दिखाना चाहती थी इसमें। और बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसके सिवाय जो मैं आपको बता रही थी एक और जो मैं बता रही थी कि मैं डोर बनाना चाह रही थी बट कुछ और ही बन गया, वो ये पेंटिंग है। पहले मेरा प्लान ये था कि मैं एक पेंटिंग बनाऊं, इस पे मैंने रेड कलर का बेस भी बनाया था, मैंने वॉल बनाई थी किसी तरीके की। और उसके बाद मैंने उसमें मेरा प्लान ये था कि मुझे एक फीमेल को खड़ा करना है, बट काफी कुछ चेंज हो गया उसको करते करते।
करते करते वो जब मैंने देखा वो मेरे को इतना अच्छा अपीलिंग मुझे खुद ही नहीं लगा। तो जब मैंने चेंज किया तो मैंने ये पेंटिंग बनाई जिसपे कि मैंने ये कैनवस जो है पीछे वॉल शो कर रही है, और जो ये आप बीच में बॉक्स देख रहे हो दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड। जो हमारे घर में गत्ते आते हैं ना, जो सब आपने देखा होगा अमेज़न से हर कोई मंगवाता है, तो मैंने भी यही किया था, अमेज़न से कुछ मंगवाया था और उसका जो डब्बे का गत्ता था मैंने उसको काट के इस पे पेस्ट किया है और उसको मैंने डिफरेंट वे पेंट किया है। तो मैंने इसको ये एक विंडो की विंटेज विंडो की लुक देने की कोशिश करी, इसलिए मैंने इसको थोड़ी जगह से वो फाड़ के काट के उस तरीके से बनाया। और ऊपर मैंने दो बर्ड्स बनाए हैं, दिस इज मेड अप ऑफ गोल्ड शीट्स होती है जिससे कि ये बनी है। और ये बहुत ही मतलब ये बेसिकली उससे बनी भी नहीं है, ये अलग से उठ के आ रही है। तो ये कुछ पेंटिंग चीजें मैंने बनाई। इसके बाद मैंने एक और भी पेंटिंग बनाई है, जैसे कि आप ये देखोगे, ये if I tell you the story about this, I have named it as पर्वत। एंड पर्वत इसमें क्या है कि मैंने ये सोच के बनाया कि व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम अ हिल स्टेशन, तो मैं वो गाड़ी में बैठे बैठे चारों तरफ देख रही थी कि पेड़ ही पेड़ है, बड़ा अच्छा एक व्यू लग रहा था मुझे। लेकिन जब मैंने दिमाग में मेरे कुछ ना कुछ वही ना कुछ चलता रहता, तो दिमाग में वो देखते हुए वो लग रहा था कि मेरे को पेंटिंग बनानी है इसकी। अब वो मेरे को एब्स्ट्रैक्ट के साथ में उसको कैसे क्लब कर सकती हूँ, मैंने ये सोचा। तो मैंने माउंटेन्स को मैं डिपिक्ट करना चाहती थी, मैं माउंटेन्स दिखाना चाहती थी, मैंने माउंटेन्स को दिखाया, बट मैं उसमें ये भी दिखाना चाहती थी कि बहुत सारे अनसीन कलर्स होते हैं। अगर हम कहीं भी माउंटेन्स को डिस्क्राइब करते हैं, या हम कभी भी बचपन में भी देखते हैं, हम जनरली माउंटेन्स को डिस्क्राइब करते हैं विद ग्रीन कलर, बट ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे हिडन कलर्स भी होते हैं जिनको कोई देखता नहीं है। तो वो सब ऐड करते हुए मैंने एक ऐसा व्यू इसमें देने की कोशिश करी कि ये मैं एक माउंटेन के बारे में बनाऊं। अदर देन दिस मैंने ये भी पेंटिंग, ये पॉप आर्ट है, इसमें मैंने काफी सारे फ्लोरेसेंट कलर्स यूज करके बनाई है। और ये मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं, मैंने कुछ मिनी पेंटिंग्स बनाई हैं, आई विल ऑल्सो शो इट टू यू। तो मैंने क्या किया कि ये मिनी पेंटिंग्स मैंने बनाई, और तब ये हुआ कि मैंने सोचा कि अब बहुत ज्यादा क्योंकि बड़ी पेंटिंग्स आती जा रही हैं, और मुझे ये लगा कि शायद मुझे कुछ नई चीजें ट्राई करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम, मतलब जिसमें मैं एब्स्ट्रैक्ट के साथ किसी दूसरी चीज को क्लब कर सकूं। तो इसलिए मैंने छोटे कैनवस पे वेरी स्मॉल साइज मैंने एक मिनिएचर सीरीज स्टार्ट की। तो वो मैंने बनाई बिकॉज आई एम आई हैव टोल्ड यू दैट समवेयर आई हैव इंटरेस्ट इन जापानीज कल्चर। तो मैंने कुछ स्मॉल पेंटिंग बनाया, आई विल आल्सो शो यू। तो ये एक छोटी सी पेंटिंग है माउंट फूजी के बारे, माउंट फूजी की पेंटिंग है ये। माउंट फूजी इज अ वेरी फेमस माउंटेन इन जापान, आई गेस सुना होगा बच्चों ने भी इसके बारे में। यस मैम। हाँ, तो ये बेसिकली, और ये जो पेंटिंग है इसका जो मैंने व्यू भी बनाया, दिस इज अ वेरी रेयर व्यू, जो बहुत कम ही मतलब पीपल फील कि वी आर लकी दे गेट टू सी दिस काइंड ऑफ व्यू, जहाँ पे कि रात को मतलब नीचे वाटर में रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी। तो ये एक वो पेंटिंग है। अनदर पेंटिंग इज चेरी ब्लॉसम की, जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इनिशियली बनाई थी। वैसे ये वो पेंटिंग नहीं है, वो पेंटिंग अलग थी, बट ये भी एक फॉर्म ऑफ चेरी ब्लॉसम ही मैंने बनाया है। बहुत ही मतलब फेमस वहाँ का ट्री होता है जिसपे पिंक कलर के फ्लावर्स जनरली देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही, क्योंकि मैं जापान से बहुत ही ज्यादा मतलब उनका कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई। बाकी मैंने कुछ पेंटिंग्स अपने क्लाइंट्स के लिए बनाई थी बुद्धिज्म में भी। तो उसमें भी मेरे लिए एक चैलेंज था, उन्होंने मुझे बोला, किसी क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे बुद्धिज्म पे पेंटिंग बना के दो। एंड बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी मच दैट काइंड ऑफ पर्सन कि बुद्धिज्म पे मैं पेंटिंग बनाऊं, मतलब बुद्धा, मतलब मैं इस तरीके की फिगर्स बनाती नहीं थी, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं कैसे बनाऊं। बट फिर अगेन बिकॉज आई डोंट वांटेड टू लीव कि मैं अपना एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ दूं, मैं वो नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मैं एब्स्ट्रैक्ट को भी साथ पे रखूं और मैं बुद्धा जी की पेंटिंग भी साथ में बनाऊं। तो उस दोनों चीजों को क्लब करके मैंने वो एक पेंटिंग बनाई, एंड थैंकफुली माय क्लाइंट वाज वेरी मच हैप्पी टू सी दैट। वो पेंटिंग देख के बहुत अच्छा लगा उनको कि मैंने वैसे बनाया है।
तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक तो चीजें देख के। तो इस तरीके से अच्छी जर्नी रही है अभी तक। नहीं, हमने सभी ने आपका देखा है काम काफी, तो बहुत अच्छा है। अब मैं चाहूंगी कि हमारे विद्यार्थी और जो हमारे कॉलेज के बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई कुछ भी बात करना चाहता है रपरी से किसी भी बारे में, तो वो प्लीज अपने आप आए सामने और अपना कोई भी सवाल जो है वो इनसे कर सकते हैं। जी, राजवन जी। गुड आफ्टरनून मैडम। मैं एक कह रहे हैं बड़ा बहुत अच्छा लगा ये जर्नी इनकी, सुनी मैंने पूरी, एंड इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू और सो मच। एज ए टीचर आल्सो आई एम रियली इंस्पायर्ड, और बहुत अच्छा लगा रियली। जैसे इनिशियल स्टेजेस पे आपको लगा, फिर आपको अपने ही काम से बहुत अच्छा लगा, इंस्पिरेशन मिली, एंड देन यू मतलब आप ग्रो करते ही गए एंड यू आर एट दिस प्लेटफॉर्म। रियली जी रियली रियली हैट्स ऑफ टू यू। एंड रियली थैंक आई थिंक कि हमारे बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। आई होप दिस प्रोग्राम इज रिकॉर्डेड सो दैट कि ये हम बच्चों को जो नहीं सुन पाए उनको भी सुना सकें। रियली वेरी नाइस हियरिंग यू, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू राजवंत जी। राजवंत हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स के प्राध्यापक हैं। हाँ जी, रवप्रीत जी। हाँ जी। तो मेरे को भी, मैं ये कहना चाहती थी कि ऐसे ही सबसे सुन के मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है, और इसी तरीके से मैं अभी तक यहाँ पर पहुंच पाई हूँ, और कोशिश रहेगी कि आगे भी इसी तरीके से बढ़ती जाऊं, लोगों की ऑल द अगर बेस्ट ऐसे ही मैडम, मतलब ऑल सपोर्ट। द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कोई? बहुत सारे विद्यार्थी हैं। दीप बाला। हेलो। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी विनय हेलो। जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। विनय। हाँ हाँ जी। जी। सत श्री अकाल रपरीत, बहुत अच्छा सी सुन के बहुत अच्छा लगा मैनू। मतलब लाइक कि मेरी बेटी भी ना छोटे छोटे कैनवस ऑन एमेजोन तो मंगाती है और अपने इस तरह ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਰਸ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ। ਹੋ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ जी ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ मिल रहा होए। जी बिल्कुल। यू नेवर नो कौन सा स्टोन कब टर्न हो जाए किसके फेवर में। तो जरूर आपको इनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को भी, और हर किसी को मैं तो कहती हूँ कि जो भी कुछ भी करना चाहो उसे जरूर परस्यू करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि पता नहीं है कौन सी चीज किसके लिए कितनी ज्यादा टर्निंग पॉइंट लाइफ में हो सकती है। जी। बस बस लॉकडाउन में घर बैठे बिठाए जो है ना उसने भी शुरू किया। मतलब इससे पहले मैं उसका खाली शौक के लिए कर रही थी कि चल तेरा शौक है तू करती जा जहां तेरा दिल। पर आज आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा है कि वो भी जो है अगर इसे सीरियसली थोड़ा सा और सीरियसली करने लगे तो बहुत अच्छा कर पाएगी। मैं तो खुद ही लॉकडाउन में, मैं खुद ही काफी कुछ लॉकडाउन में ही सीखी हूँ मैंने। तो ये लॉकडाउन का काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो मैं तो कहूंगी कि सबको ये फायदा उठाना चाहिए, अगर, क्योंकि ये एक ऐसा भी टाइम है कि बच्चे भी इस टाइम पे घर पे होते हैं, शाम को निकलना भी मुश्किल हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि भाई कहीं बाहर जाके एक्टिविटी कर सके। तो क्योंकि हम लोग रिस्ट्रिक्टेड ही रख रहे हैं अपने आप को ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, तो जरूर हमें वो चीजें करनी चाहिए जिसमें चाहे वो कुछ भी हो, हमें जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को कि हम किस तरीके से कुछ नया कर सकते हैं। जी। पिछले दिनों जो लॉकडाउन के दौरान हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो बच्चों से, स्टूडेंट से ऐसी ही बातें करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है अपने माइंड से ही सोच के कर रहे हैं। और जी ये आपके ये वाली टॉक जो जो भी आपने सारे मैसेजेस दिए हैं ये उन लोगों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा गाइड कराया आपने। वो भी जो है इससे अच्छा, इससे बेटर कर सकते हैं। बहुत अच्छा थैंक यू था सो आपसे बात मच। करना, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो मच। थैंक मैं तो यही, आप ही अपने डॉटर को जरूर बोलें कि उसको जरूर परस्यू करे, यू। और जितना जहाँ भी, अभी तो ये तो एज ही है, आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा एक क्वेश्चन है कि अब तक की सबसे डिफिकल्ट पेंटिंग आपकी कौन सी थी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा टेक्निक का यूज करना पड़ा हो, या जो सब आपको लगी हो कि सबसे ज्यादा मुश्किल थी मेरी अब तक की पेंटिंग बनानी।
तो डिफिकल्ट तो काफी, मतलब जो चीज मैं पहली बार कर रही हूँ वो मेरे लिए डेफिनेटली डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा हर चीज में पहला एक नया एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं होता था। बट हाँ, डिफिकल्ट हर चीज में कि छोटी छोटी चीजों में आ जाती है, जैसे कि कभी कभी कलर सिलेक्शन नहीं समझ में आता कि हमें किस तरीके से कलर सिलेक्शन करना है, वो एक चीज हो जाती है। बट आई विल ट्राई टू शो यू इफ आई हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो मैं देखती हूँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो। ये वाली पेंटिंग जो थी मेरी, इसमें भी मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। कैन यू पीपल सी इट? No, ma'am. It is not visible? Not visible. No, no. Just a second. I don't know why ये स्क्रीन थोड़ी शेयर नहीं हो पा रही है। शेयर तो इसमें तो दिखा है। I guess you can see it now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is one of the painting जिसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी मेरी करने में, और बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं इसमें जो कि शायद आप देख भी नहीं पा रहे होंगे। मैंने पहले बेस बनाया, उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे एरियाज में कलर्स को ऐड किया है, और वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको ऐड करने में भी मेरे लिए काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा एफर्ट वाला काम था ये मेरे लिए भी। तो ये एक ऐसी पेंटिंग है जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद भी है, लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी करी है, और काम भी इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा बारीकी से किया है। तो ये वाली पेंटिंग जो थी मेरी, जस्ट अ सेकेंड, ये पेंटिंग स्पेशली बहुत ज्यादा क्लोज टू माय हार्ट है, और इसमें भी काफी ज्यादा मैंने मेहनत से काम किया है। आई थिंक आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है, बर्ड वाली जो पेंटिंग थी, कैन यू सी इट? नहीं, अभी आर्ट वर्क लिखा है, ये हमें आर्ट वर्क, ये आर्ट वर्क मेंशन है इसमें। चलो, आई गेस देयर इज सम, बर्ड वाली अब दिख रही है। या तो इसमें भी काफी चैलेंजेस फेस किए थे मैंने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि एक बारी मैंने गड़बड़ कर दी थी सारे के सारे कैनवस पे, और जब बड़ा कैनवस खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिल दुखता है, और उसको करते करते फिर मैंने ये बनाई, और अब सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी यही है, जो कि अब ये सेल ऑफ हो चुकी है, मेरे पास है नहीं इस टाइम पे। तो ये भी बहुत ज्यादा नियर टू माई हार्ट थी। अभी मैंने एक रिसेंटली पेंटिंग बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पेंटिंग मैंने करंटली गोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट को देखते हुए, नजर में रखते हुए बनाई थी। ये भी मेरी लास्ट पेंटिंग जो बनाई है मैंने, वो यही है। इसमें मैंने थोड़ा सा फार्मर्स को उनकी जो भी, अभी आप लोगों को पता ही होगा करंटली क्या चल रहा है, तो उस चीज को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये बनाया था रिसेंटली। तो दिस इज माई रिसेंट पेंटिंग। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि अगर स्टार्ट करना हो तो किस तरह से, जो है कभी किया नहीं है तो उसमें हम कैसे स्टार्ट करें, तो थोड़ा आप गाइड कीजिए उन्हें। स्टार्ट करने के लिए बस एक ड्राइंग शीट चाहिए, जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता ही चुकी हूँ। एक ड्राइंग शीट और एक पेंसिल चाहिए। एक स्केच भी बनाना अगर आप स्टार्ट करो, चाहे वो देख के ही सही, और आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो उसको स्टार्ट करके, क्योंकि एक ऐसे मैं नहीं कहूंगी कि देख एकदम से आ जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट उसकी प्रैक्टिस कर करके आई हैव सीन मैनी आर्टिस्ट जो सिर्फ स्केचिंग से भी बहुत कुछ कर जाते हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ मतलब उसके लिए आपको कलर्स ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप, रिसोर्सेस, टाइम, कोई एक ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि किसी को कोई काम करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए रोक सकता है। तो वो करने के लिए आपको
बस चाह होनी चाहिए। तो और कुछ रिसोर्सेज ऐसे नहीं हैं जो कि आप नहीं ले सकते हो। जस्ट टेक सम पेंसिल, टेक अ बुक, ड्रॉ एनीथिंग एनीथिंग एंड वो कुछ खराब लगेगा एक दिन, लेकिन कुछ ना कुछ करते करते वो किसी ना किसी दिन अच्छा बन ही जाएगा। तो आपने भी ऐसे ही करना है, बस बनाना है, पेपर को क्रश करके डस्टबिन में फेंकना है, फिर बनाना है, फिर पेपर को क्रश करके डस्टबिन में फेंकना है, और थर्ड डे वो बन ही जाएगा। तो कोई और कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, अपने विचार अपनी चाहती है? और शेयर करना चाहूंगी। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम एक्चुअली मैं पेंटिंग नहीं करती, बट मैं स्केचिंग करती हूँ। जैसे कि कैरेक्टर, जैसे आपने ड्रैगन बॉल जी देखा होगा, बहुत सारे कैरेक्टर, एनिमे कैरेक्टर्स होते हैं, वो काफी मैं मतलब उस तरफ काफी अट्रैक्ट होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ड्राइंग करना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं खुद बना पाती हूँ, जैसे कि देख के बना लेती हूँ मैं। हाँ जी। तो बताइए मैम, इसमें कोई आपको दिखता है आगे स्कोप? हाँ जी, बिल्कुल हर चीज में स्कोप है। यू जस्ट हैव टू, बस आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है। स्कोप हर चीज में है। आजकल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ, इसे इंडियन आर्टिस्ट ओनली, वो स्केचेस बनाते हैं, वो इतने सुंदर स्केचेस बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा, श्रीवास्तवा करके उनका नाम है, बहुत ही सुंदर स्केचेस वो बनाते हैं। और उनका मतलब ये नहीं है कि आप अगर देख के बना रहे हो, कोई बात नहीं, देख के बना रहे, मैंने भी शुरुआत ऐसे ही करी थी। आज देख के बनाओगे, एक बार आप जब देख देख के बनाते रहोगे ना, आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ यही मतलब अब मैं खुद से भी बना सकती हूँ, या मैं खुद से कोशिश करती हूँ बनाने की। जब वो आ जाएगा तो आजकल तो यू सी पोस्टर्स भी इतने ज्यादा बनाते हैं। तो जैसे आप कह रहे हो कि ड्रैगन बॉल वगैरह आप बनाते हो, तो ये सब चीजें तो पोस्टर्स वगैरह में भी काफी बच्चे यूज करते हैं। तो आप इस चीज को बना सकते हो और इसको जरूर करिए। यस मैम। जी थैंक यू मैम। यस। तो मैं एक छोटी सी चीज, आप मेरे से बात कर रहे थे कि अचीवमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज दिखाना चाहती थी। जी So if I show you, मेरी कुछ अचीवमेंट्स जो थी मैं आपको बता देती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कुछ कोलैबोरेशंस भी करी हैं आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ, और मैं अपना ग्लोबली भी प्लेटफॉर्म बना रही हूँ। तो ये मैंने कुछ अपनी पेंटिंग जो है वो मैंने अपने किसी को मेरा कोई क्लाइंट था उनको दी थी, तो उनके साथ ही मतलब हमने साथ में रैप अप करा था। तो वो दिखाया तो उनका काफी अच्छा रिएक्शन रहा उसको देख के, जो मैंने आपको बताया कि मैंने ये सेल आउट कर दी है। अदर देन दिस, जो मैंने वैन गॉग के बारे में आपको बताया था, तो उनकी अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थी, और काफी ज्यादा लोगों ने मुझे वो अप्रिशिएट किया है ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। काफी ज्यादा आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को एग्जीबिशन पे इनवाइट भी किया है। बट कुछ चीजें रही जिस वजह से हम ये कोविड-19 की वजह से जो हम कर नहीं पाए ये चीज। बाकी आप देख, कैन यू गाइस सी दिस फोटो विद अ मस्टैच? ये कैन यू रिकॉल दिस गाय? डू यू नो, डू यू हैव एनी आइडिया स्टूडेंट्स? You must not be having. He's a very famous artist, Salvador Dali. Now, can you recall something? Yes, ma'am. Money Heist. Have you seen the series? Yes, ma'am. This is a very famous series, Money Heist, on Netflix. तो बेसिकली क्या है कि अगर आप इनके सबके मास्क देखोगे तो दिस मास्क इज, ये जो मास्क है ये सेल्वाडोर डाली के फेस को लेके बनाया गया है। Can you connect the mustache and the face and the eyes, the kind of eyes open in the mask? Actually क्या है, tell you कि काफी ज्यादा ये सीरीज जो है फेमस हुई थी, और काफी ज्यादा बच्चों ने नेटफ्लिक्स पे शायद देखी भी होगी, क्योंकि लॉकडाउन में हमने ये भी एक काम किया है, काफी ज्यादा सीरीज देखी है बैठ के। तो बिल्कुल पे आई एम श्योर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने देखी होगी, और नहीं देखी तो मैं कहूंगी देखे जरूर। इसका आर्ट से सिर्फ एक ही लिंक है कि जो मास्क है ये सेल्वाडोर डाली इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, उनसे इंस्पायर होकर लिया गया है।
बाकी कुछ इसमें आपको ऐसे आर्ट से रिलेटेड नहीं मिलेगा, बट जस्ट बिकॉज लोगों ने देखा होगा तो मैं बताना चाह रही थी कि ये बहुत ही इम्पैक्ट छोड़ा था इन्होंने। सीरीज इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, उसका पेंटिंग से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ वो चीज उन्होंने उठाई वहां से कि भाई मास्क, वाई बिकॉज सैल्वाडोर डाली वाज आल्सो एन आर्टिस्ट जिन्होंने पूरी कंट्री में अपना इम्पैक्ट छोड़ा था। और ये जो सीरीज है उसमें भी कुछ यही वो दिखाना चाहते हैं कि हाउ दीज पीपल विद मास्क हैव लेफ्ट इम्पैक्ट ऑन दी पीपल ऑन इन द कंट्री। तो उस चीज से इस चीज को रिलेट किया गया था। तो आई एम श्योर काफी बच्चे नहीं भी देखा तो मैं तो कहूंगी कि जरूर देखें इस सीरीज को, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज थी। आई एम वेटिंग फॉर अनदर सीजन नाउ। दीपमाला, आप कुछ कहना चाह रही थी? दीपमाला। हाँ जी मैम, नमस्कार। मैं कैमरा भी ऑन कर लो दीपमाला। मैम कहीं पे हूँ अभी इसलिए कर नहीं पाऊंगी जरा। पूछो आप अपना सवाल पूछो। सवाल नहीं है कुछ, बस मैं ये मैम से पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो बच्चे, जैसे कि मेरी बेटी है वो पेंसिल स्केच करती है, देख देख के करती है, उसको बड़ा शौक है, तो ये अगर बच्चा सिर्फ इसी चीज में जाएगा और फिर उसकी स्टडी पे कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि बस यही करूं, जैसे टाइम मिले बस इसमें बैठ जाऊं, पढ़ाई को भी नेग्लेक्ट करती है कई बार। ऐसा नहीं है, बच्चे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको गाइड करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा किस लिए रहे हैं, हम पढ़ा भी इसीलिए रहे हैं कि वो जिंदगी में कुछ बन पाए। और यू नेवर नो कि वो इसी चीज से भी बनना चाहते हो, क्या पता वो इस चीज से ही बन जाए। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि मुझे भी लगता है कि मैंने कभी क्यों नहीं मतलब सीखा, शायद मैं अगर सीखती तो आज मैं किसी और ही लेवल पे होती, शायद ये अचीवमेंट्स और पहले आ जाती। तो रोकना तो कभी नहीं चाहिए जरूर, बट हाँ उनको आप ये गाइड जरूर कर सकते हो कि वो अपना टाइम को कैसे मैनेज करे ताकि वो स्टडीज भी रखें पैरेलली और शाम को थोड़ा सा टाइम इस चीज के लिए भी निकालें। तो ये मैं कहूंगी आपसे कि इस पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, बट उसको रोकने की तो बिल्कुल सोचिए ही मत। जी मैम, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस तरह से उसको समझाऊं कि ये काम भी करे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरे से ज्यादा आपका कार्यक्रम इसने सुना है, मेरी बेटी ने और हम दोनों ही सुन रहे हैं और वो बड़ी ध्यान से सुन रही थी। मैंने उसको बोला आज आप सुनो, क्योंकि आज आपसे रिलेटेड लेक्चर है कि कैसे पेंटिंग। बिल्कुल मैम, धन्यवाद मैम। ओके मैम, आपका माइक म्यूट पे है आई गेस। हाँ सॉरी। कोई भी विद्यार्थी कोई भी कुछ बात करना चाहता है, अपना विचार रखना चाहता है तो प्लीज। क्योंकि कई बार जो है स्टूडेंट्स बाद में भी कह देते हैं कि हमें कुछ पूछना था, लेकिन थोड़ा झिझक सा जाते हैं, तो वो पूछ सकते हैं, कुछ भी अपने विचार रखना चाहते हैं। फील फ्री टू कम एंड आस्क, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ जबकि अगर बाद में भी अगर आप लोगों को किसी को जरूरत हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनयनीत जिन्होंने पहले आपसे बात की वो हमारे पंजाबी विभाग से थी। हमारे काफी सारे जो हैं कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। अभी मैं निधि को भी देख रही थी। हेलो निधि। हेलो जसविंदर मैम। हाय। हेलो हेलो मैम, आई एम सॉरी, नहीं क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि मैंने ज्वाइन लेट किया है, बट यस इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट जस्ट दिस सेशन बट आपका पूरा हफ्ता ही बहुत ही engrossing रहा है, and I want to congratulate everybody that it was a very successful series. Thank you, thank you. तो यही है कि आपने जो है अपनी जैसे थोड़े से समय में आपने बहुत बड़ी जर्नी जो है अचीव की है, अभी आपकी शुरुआत है
और जो है बच्चे बाकी भी वो देख रहे हैं कि उम्र आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी उम्र है, तो इनको भी, बच्चों को भी यही प्रेरणा मिलेगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें झिझकने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है जी। तो ये अपना जो है आज सभी लता यादव जो हमारी इस टीम का हिस्सा है और सारा टेक्निकल पार्ट उन्होंने देखा है, उन्हें मैं जो है बुलाना चाहूंगी, वो कुछ इस बारे में बात करेंगी और फिर पूरी जो सीरीज हमारी रही है उस सिलसिले में वो आप सभी को अवगत करवाएंगी। सभी लता। हाँ, नमस्कार मैम। हेलो। हेलो मैम। बहुत अच्छा रहा मैम, आपका बहुत इंस्पिरेशन से भरा हुआ था बच्चों के लिए, कि बच्चों को बड़ा मोटिवेट हुए हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे हैं हमारे भी जो ड्राइंग वगैरह करते रहते हैं, तो अब उनको एक मिला कि भाई हाँ आगे वो लोग भी इस तरह से अपनी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और कर पाएंगे। मैं अब हमारी 6 दिन की जो सीरीज है धरा से उठते कदम, सोमवार से शनिवार तक हमारी 6 दिन तक चलने वाली इस लेक्चर श्रृंखला का आज हमारा आखिरी दिन है। और मैं श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और जेंडर सेंसिटाइजिंग सेल और IQAC की तरफ से आप सभी का, रुपप्रीत मैम सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले ब्लॉगर अंकिता जैन मैम से हुई थी। उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभव साझे किए थे। उन्होंने छात्रों को बताया था कि किस तरह से आप ब्लॉग लिख सकते हैं, और उन्होंने हमें छात्रों को ये भी बताया कि उन्होंने अपने किस तरह से निजी जीवन उन्होंने साझा किया कि गर्भावस्था में भी उन्होंने पुस्तक लिखी, और वो आखिरी के 9 महीने में जब उन्होंने पुस्तक लिखी उसके बाद वो पुस्तक छपी। तो बच्चों के लिए एक बड़ा मोटिवेशनल रहा कि बच्चों को उन्होंने कहा कि हर जीवन का हर क्षण जो होता है वो कीमती होता है, और बच्चों को अपना हमेशा टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब ये करें या नहीं कर सकते हैं, हर टाइम उन्हें यूजफुल होता है उनके लिए। दूसरे दिन हमारे साथ वाणी प्रकाशन की कार्यकारी निर्देशक अदिति महेश्वरी जी जुड़ी थी। उन्होंने बच्चों के साथ अपने विचार अनुभव साझा किए। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वाणी प्रकाशन ऊंचाइयों को छू रहा है, साहित्यकारों और लेखकों के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही उन्होंने छात्रों से ये भी कहा कि हिंदी जो है आज वो विश्व स्तर की भाषा बन चुकी है, और छात्रों को अगर इसमें अपना कैरियर बनाना है तो भाषा पर पकड़ होनी जरूरी है। और साथ ही उन्होंने एक चीज और भी बताई छात्रों के लिए जो जानकारी वाली थी कि भाई वाणी प्रकाशन इंटर्नशिप कराता है जो जिसमें छात्र जुड़ सकते हैं और जो छात्रों के लिए काफी उपयोगी होगी। तीसरे दिन हमारे साथ मुंबई से पंजाबी कलाकार कुलबीर बडेसरो जी आई थी। उन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए थे। उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से वो सरकारी नौकरी में थी और उनका मन हुआ कि नहीं उन्हें कुछ और करना है, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर वो किस तरह से टीवी की दुनिया में आ गई। उन्होंने छात्रों के साथ अपनी टीवी की दुनिया के खट्टे मीठे अनुभव शेयर किए, और साथ ही छात्रों ने जब उनसे प्रश्न किए कि हम कैमरे में सामने नहीं आना चाहते, तो उन्होंने ये भी बताया कि आप सामने ना आकर भी कैमरे के पीछे रहकर भी बहुत सारे काम कर सकते हो। संगीत से रिलेटेड, स्क्रिप्ट राइटिंग, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम हैं जो आप लोग कर सकते हैं। कार्यक्रम के चौथे दिन अमृतसर से हमारे साथ पंजाबी पत्रिका एकम की संपादक अतिंदर संधू जी जुड़े थे। मैम ने बताया कि किस तरह से वो एक पत्रिका निकालती हैं और वो कुछ ही दिनों में उस पत्रिका को उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और एक वुमेन आर्मी की तरह उन्होंने पत्रिका की वो सारे काम खुद करती रही हैं, चाहे उसका सामग्री का संकलन हो, प्रूफ रीडिंग हो, एडिटिंग हो, वो सारे काम खुद करती हैं। और आज जो उनकी पत्रिका है वो भारत में नहीं कम से कम 3-4 देशों में काफी पसंद की जाती है। वहां तक लोग उसे पढ़ते हैं और वहां से अब उसके लिए मैसेज करते हैं, मैटर भेजते हैं। और कल जो हमारा यानी कि बीते हुए कल में हमारे साथ पंजाबी भवन की चेयरपर्सन डॉक्टर रेणुका सिंह मैम थे, जिन्होंने हमें बताया कि परिवार की जो शख्सियत होती है उसका हमारे जीवन पर हमेशा काफी असर पड़ता है।
मैम लेखिका हैं और मैम ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। मैम ने हमें बताया कि वो पंजाबी भवन के साथ जिस तरह से पंजाबी भाषा को प्रमोट करने का कार्य कर रही हैं, साथ ही पंजाबी भवन जो है वो छात्रों को स्कॉलरशिप भी देता है, इवन साहित्यकारों को सम्मान करता है। और रेणुका मैम का बौद्धिज्म पर बहुत सारा काम है और उन्होंने छात्रों को ये भी बताया कि मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, अपने मन की शांति, हमें सबसे पहले मन की शांति पर जोर देना चाहिए और मन की शांति के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और आज आपने रूपरीत जी ने हमें पेंटिंग के बारे में बताया, हमारे छात्रों को बताया और आपसे भी मैम बहुत मोटिवेशन हुआ, बच्चों को एक प्रेरणा मिली कि आपने किस तरह से जनरल इंश्योरेंस में जॉब करी, जापानी भाषा सीखी और फिर आपने वो सब करते हुए आपने सोचा कि मुझे सिर्फ 9 to 5 की जॉब में ही नहीं बंद के रहना, मुझे कुछ और जिंदगी में करना है। जो आपका एक शौक था, आपने उसको गूगल पे ही सीख के, किसी और से ट्रेनिंग ना लेके आपने खुद कैपेबिलिटी से इसको सीखा और एक सेल्फ मेड आप पेंटर बने। तो ये बहुत छात्रों के लिए बहुत उपयोगी रहा आपका भी लेक्चर। मैं इसके साथ ही अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर गुरमहेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। धरा से उठते कदम की संयोजिका डॉक्टर शोभिका मुकल, IQAC से डॉक्टर गीता मैम, नीता मैम, मीना मैम का धन्यवाद। कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर हमारी जसविंदर मैम, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतनी अच्छी सीरीज तैयार करी, इतने अच्छे स्पीकर्स बुलाए, इतना अच्छा इनका एक ये पूरा सीरीज जो थी हमारी काफी पसंद की गई है। और इसके साथ ही प्रोग्राम में जुड़ने वाले हमारे कॉलेज के रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट, सभी का धन्यवाद, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ चल रहा है, उसके बीच में भी फैकल्टी मेंबर्स और बच्चों ने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। तो मैम आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू जसविंदर मैम। थैंक यू सभी। हाँ जी रवप्रीत जी आप कहिए। Ma'am, I would really like to thank you all for giving me this opportunity. सभी ने मतलब मैंने सुना भी है और स्पीकर्स को भी मैंने सुना, तो वो इंस्पिरेशनल था मेरे लिए भी। तो I just want to thank you for allowing me and letting me speak on this and letting people also know about how we can do in life and what else we can do apart from our regular activities. So thank you, thanks a lot. Thank you. हमारी इस सीरीज का जो उद्देश्य था वो यही था कि समाज में देखा जाए कि स्त्री जो है वो किन ऊंचाइयों तक पहुंच रही है, अपनी घर गृहस्थी भी संभाल रही है, लेकिन उसके साथ उसके व्यक्तित्व के कितने पहलू हैं जो हमारे सामने, अभी हमने सिर्फ 6 वक्ता जो है हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने जो है अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। तो इसी संदर्भ में एक छोटी सी नज़म मैं अपनी पेश करना चाहूंगी जो बहुत प्रासंगिक लगती है मुझे। इसमें है पंजाबी में और मुझे लगता है कि आप सभी को जो है वो समझ में भी आएगी। इसके बाद ये जो है हम इसका समापन करेंगे। तोखला, तोखला मतलब संशय, जिसके होने की संभावना हो सकती है, इस बात का डर होना। मेरी नानी अगों उसदी भी नानी शायद पर नानी कोल। मेरी नानी अगों उसदी भी नानी शायद पर नानी कोल। सारे मनुखी अंगां विचों सिर्फ 2 दी सी सार्थकता, कन्ना नाल सुनना, हत्था नाल काम करना। कई पीढ़ियां तक औरत इन्हां 2 अंगां राहीं जिउंदी रही। वेखण लई सी सिर्फ घर दी 4 दीवारी, जिस विच समाई सी दुनिया सारी। मेरी नानी दी पीढ़ी तक औरत वेखण लगी सी, पर वेखदी ओही जो उसनूं विखाया जांदा। सस बण ओ मुंह खोलण लगी सी, टोका टाकी भी करन लगी सी। बिरादरी विच जाण लगी, कदम बाहर कड्ढण लगी। मेरी मां तक आउंदियां कुड़ियां दियां अखां विच सुपने आण लगे। मोढे बस्ता लटकाए 2 गुत्तां कर, सिर थल्ले दे ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਸਨ। ਕੰਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜਾਗਰਤ ਜੋਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਦੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਵੇਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗੀ। ਪਲ ਪਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। 1000 ਪਿੱਛੇ 850 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਰੁੱਖ ਵਿਖਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ शामिल हुई हैं, वो कभी भी स्त्री को खोद नहीं देने देंगी। ये वही लड़कियां, वही महिलाएं, वही स्त्रियां हैं जो घर परिवार को भी बनाती हैं, समाज को बनाती हैं, दुनिया को बनाती हैं और सारे विश्व तक अपना नाम लेकर जाती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और एक बार तालियों से रवप्रीत जी का स्वागत कीजिए और उनका धन्यवाद कीजिए, प्लीज। Thanks a lot. तो अभी ये सिलसिला हमने कॉलेज में शुरू किया है, हो सकता है ये फिर किसी तरीके हम इस सीरीज को लाएं।